एक गांव में वीरेंद्र और ईशानी नाम के दो भाई बहन साथ में रहते थे। वीरेंद्र और ईशानी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। वीरेंद्र दिन रात काम करता, तब जाकर उन्हें एक समय का खाना मिलता था। जैसे तैसे वीरेंद्र ने अपनी बहन ईशानी को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो शहर के एक नामी कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। उसी कॉलेज में ईशानी की मुलाकात ऋषि नाम के एक लड़के से हुई। ऋषि एक बहुत ही नेक और हैंडसम लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ईशानी, हम कब तक ऐसे ही मिलेंगे? मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशानी, और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि, पर क्या ईशानी, तुम चुप क्यों हो गई? ऋषि, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और तुम एक अमीर घर से हो। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। मैं तुम्हारे भाई से भी बात कर लूंगा, और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। अगले दिन ऋषि अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ ईशानी भी वीरेंद्र को ऋषि के बारे में बता देती है, और वीरेंद्र भी ईशानी और ऋषि की शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और शादी का मुहूर्त तय किया जाता है, और सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करा दी जाती है। ईशानी अब अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ईशानी के ससुराल में उसका पति ऋषि, उसकी सास और एक छोटी नंद शालू रहती थी। ईशानी के ससुराल में ईशानी के काम से सब लोग काफी खुश रहते थे। बस उसकी नंद शालू थोड़ी नकचड़ी थी। वो ईशानी को उसकी गरीबी के लिए ताना मारा करती थी। एक दिन ईशानी अपने भाई वीरेंद्र से फोन पर बातचीत कर रही होती है। हेलो भैया, कल रक्षाबंधन है, आप आओगे ना यहाँ? हाँ बहन, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूँगी आपका। अरे, कर ली भाभी अपने फटीचर भाई से बात? कल तो रक्षाबंधन है ना, कुछ तोहफा लेकर आएगा वो तुम्हारे लिए, या खाली हाथ ही आ जाएगा? मेरा भाई रक्षाबंधन पर मेरे साथ हो, यही मेरे लिए तोहफा है। हाँ बिल्कुल, दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या जाता है। समय तो हो गया है, और देर करूँगा तो ईशानी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ लेकर भी जाना चाहिए। क्या ले जाऊँ? वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो देखता हूँ। वीरेंद्र अपने घर से ईशानी के ससुराल के लिए निकल जाता है। उधर ईशानी हाथ में थाली और राखी लेकर अपने भाई वीरेंद्र का इंतजार कर रही होती है। उतनी देर में उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? बहन, वो थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब तू लड़ना बंद कर और मुझे राखी बांध दे। ठीक है भैया, ये लो। ये ले बहन, तेरा तोहफा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या खाक सुंदर है, ये तो मुझे 200-300 रुपए की कोई लोकल चूड़ियाँ लग रही है। क्या भाभी, ये भी कोई तोहफा है? अरे तोहफा तो मेरे भाई ने मुझको दिया है। ये देखो, सोने की बालियाँ हैं, सोने की। और आपके फटीचर भाई ने ये नकली चूड़ियाँ आपको दी हैं। अरे ऐसी चूड़ियाँ तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तोहफे का ज्यादा मोल नहीं है, लेकिन ईशानी, मैं तेरा भाई होने के नाते तुझे एक वचन देता हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। ये सब तो बस बहाने हैं। शालू, ये तुम क्या बोल रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की?
वीरेंद्र भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। इसे माफ कर दो। इसको पता नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। हमारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं ऋषि, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा ईशानी, अब मैं चलता हूँ। भैया थोड़ी देर और रुक जाते, अभी अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। अरे ईशानी, जब भैया कह रहे हैं जाने को तो जाने दो उनको। वो कभी और आ जाएंगे। अभी तो हमें भी मंदिर जाना है। भूल गई तुम? जंगल का रास्ता है वो, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। वीरेंद्र सबसे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि, ईशानी और शालू मंदिर के लिए निकलते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उनकी गाड़ी उस घने जंगल को पार कर ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से कुछ डाकू घेर लेते हैं और उनकी तरफ बंदूक तानकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? ये बंदूक है, बंदूक। चल फटाफट उतर। और तू सुन क्या रही है? चल तू अपना मंगलसूत्र उतार। और तू कान की बाली उतार फटाफट, नहीं तो यही मार दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें जाने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओए, जो मांग रहा हूँ फटाफट दे दे, वरना तेरी राम कहानी यही खत्म कर दूंगा। भाग्यपूर्वक उसी जंगल से वीरेंद्र भी गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उन डाकुओं पर पड़ती है जिन्होंने ईशानी, शालू और ऋषि को पकड़ रखा था। ये देख वीरेंद्र चौंक जाता है। फिर वीरेंद्र तुरंत उनको बचाने के लिए डाकुओं की तरफ भागता है और उन डाकुओं से भिड़ जाता है। ओ आए, अरे बचाओ हमें, अरे छोड़ो हमें, अरे बाप रे, भागो यहाँ से। उसके बाद वो डाकू जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और वीरेंद्र बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन दोनों डाकुओं को भी वहाँ से खदेड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। भैया, आज आपने तो हमारी जान बचा ली। अगर आज आप न आते तो अनर्थ हो जाता। अरे मैं कैसे नहीं आता? मैंने तुझको वचन दिया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। मुझे वो वचन तो निभाना ही था। भैया, आप तो घर के लिए काफी पहले निकल चुके थे, फिर आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मुझे पता है। भैया पैदल ही घर जा रहे थे। क्या पैदल? पर क्यों? क्योंकि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे। मुझे चूड़ियाँ देने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। शालू, भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें सोने की बालियाँ दी, लेकिन मेरे भाई ने तो अपनी सारी जमा पूंजी ही मुझे दे दी। अब बताओ किसका तोहफा ज्यादा कीमती है? भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं सब कुछ पैसों से तौल रही थी, जबकि रक्षाबंधन का मतलब ये है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। अब आगे से कभी भी मैं पैसों को लेकर आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो भाभी। चल थोड़ी देर बाद ही सही, पर तुझे अकल तो आई। फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। कानपुर नाम के एक गाँव में नेहा अपनी छोटी बहन नायरा और अपनी माँ सुमन के साथ रहती थी। उसकी माँ सुमन दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। दोनों बहनें गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन उनकी माँ सुमन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए वो काम पर भी नहीं जा पाती। नेहा बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा, मैं काम पर भी नहीं जा सकती अभी, ऊपर से घर का खर्चा भी है। बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, अब से तू जाकर वहाँ काम करे, तभी हमारे घर का खर्चा चल सकता है बेटा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। काम तो ठीक है माँ, लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? देख बेटा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक तू कुछ दिनों तक काम कर ले।
लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तू काम छोड़ देना और अपनी पढ़ाई करना बेटा। लेकिन माँ, इससे तो मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो एक काम कर, जाकर अपनी पढ़ाई ही कर, हम सब भूखे मर लेंगे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं कल से ही काम पर जाती हूँ। जब आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगी माँ। उसके बाद अगले दिन सुमन नेहा को लेकर काम पर जाती है। अरे ये कौन है, किसको लेकर आई है तू आज? मालकिन, ये मेरी बेटी नेहा है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन, मैं काम नहीं कर पाऊंगी अभी, इसीलिए कुछ दिन मेरी बेटी काम करेगी। इसको काम वाम आता भी है? हाँ मालकिन, ये बहुत अच्छा काम करती है, आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगी। हाँ हाँ ठीक है, सुन लड़की, जल्दी से काम पर लग जा। बेटा तुम आराम से काम करना, मैं चलती हूँ। सुमन वहाँ से चली जाती है और नेहा काम पर लग जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ मेरे स्कूल की फीस भरनी है, आप मुझे पैसे दे दो माँ। बेटा अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं। सुमन बेटा, तुम एक काम करो, मालकिन से कुछ पैसे एडवांस ले लो, नायरा की फीस भरनी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है माँ, आज मैं मालकिन से बात करती हूँ। नेहा अपने काम पर चली जाती है और मालकिन से बोलती है, मालकिन मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस भरनी है। अरे तुम भिखारियों को और कोई काम नहीं होता क्या? जब देखो पैसा पैसा करते रहते हो। सुन लड़की, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, इसीलिए खाने में आज अच्छे अच्छे आइटम्स बना और साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी है आज। अगर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया तो शाम को मैं तुझे पैसे देती हूँ। मालकिन की ये बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियाँ उसके घर पर आती हैं। ओह वाह, तुम्हारा घर देखो कितना चमक रहा है। उसकी एक सहेली का नाम रज्जो था। रज्जो बहुत ही लालची औरत थी। मुझे वॉशरूम जाना था। नेहा इधर आ जल्दी, इन्हें वॉशरूम लेकर जा। नेहा रज्जो को वॉशरूम लेकर जाती है। तभी उसे चमकती हुई हीरे की अंगूठी दिखाई देती है। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर अंगूठी है। मैं जल्दी से इस अंगूठी को अपने पर्स में रख लेती हूँ। रज्जो उस अंगूठी को अपने पर्स में छुपा लेती है और बाहर आकर चुपचाप बैठ जाती है। अरे तुम्हें पता है, मेरी एनिवर्सरी पर मेरे पति ने मुझे हीरे की अंगूठी दी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालकिन अपने कमरे में जाती है और अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं दिखती। अरे मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। मालकिन हर जगह अपनी अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे यार, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तूने इस काम वाली को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। मैं पक्का बोल रही हूँ, अंगूठी इसी ने चुराई होगी। लगता है तुम सही बोल रही हो, ये कई दिनों से मुझसे पैसे भी मांग रही है। नेहा की बच्ची इधर आ जल्दी। डरती डरती नेहा अपनी मालकिन के पास आती है। क्या हुआ मालकिन? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तो जल्दी से साफ साफ बता, मेरी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी मालकिन? मुझे किसी अंगूठी के बारे में नहीं पता। मालकिन नेहा को एक जोरदार चांटा मारती है। मुझे गुस्सा मत दिला, मेरी अंगूठी कहाँ है जल्दी बता। मालकिन, मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं देखी, मेरा यकीन कीजिए मालकिन। निकल जा मेरे घर से, चोर कहीं की। अगर मुझे भनक भी पड़ी कि तूने मेरी अंगूठी चुराई है, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोते रोते नेहा वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है।
मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी कि मैं उसके लिए आज शाम को पैसे लेकर आऊंगी। अब मैं अपनी बहन की फीस कैसे भरूंगी? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। नेहा जोर जोर से रोने लग जाती है कि तभी नदी के अंदर से एक जल परी बाहर आती है। क्या हुआ लड़की, तुम रो क्यों रही हो? नेहा उस जल परी को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारे परिवार के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है बेटी कि तुमने कोई भी चोरी नहीं की। उसके बाद जल परी अपने जादू से एक सोने का लहंगा प्रकट करती है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसीलिए ये सोने का लहंगा अब से तुम रख लो। ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगा। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी। उसके बाद जल परी वहाँ से चली जाती है और नेहा वो सोने का लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। नेहा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई सोने के लहंगे की मदद से उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और उसका परिवार बहुत अमीर हो जाता है और अब नेहा और उसकी बहन दोनों स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। एक दिन रज्जो नेहा को देख लेती है और सीधा उसके पास जाती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो शिखा के घर पर काम करती थी? तुम तो एक नौकरानी थी ना, फिर तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? भोली भाली नेहा रज्जो को जादुई सोने के लहंगे वाली बात बता देती है। रज्जो भागी भागी शिखा के घर जाती है और उसे नेहा के अमीर होने के बारे में सब बता देती है। अरे मुझे तो पता ही था, उस लड़की ने जरूर मेरी अंगूठी चुरा कर ही ये सब हासिल किया होगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिखा रज्जो के साथ नेहा के घर पर पहुंच जाती है। रज्जो चुपके से नेहा के कमरे में जाकर उसका जादुई लहंगा चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से लहंगे के अंदर से करंट निकलने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रज्जो की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि लहंगा रज्जो को करंट दे रहा था और उससे कह रहा था, जब तक तू सच नहीं बताएगी तब तक मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिखा, शिखा, तुम्हारी अंगूठी मैंने चुराई थी। शिखा, शिखा, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है। शिखा, देखो देखो लहंगे, मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सच सच बता दिया मैंने। जादुई सोने का लहंगा रज्जो को छोड़ देता है। गुस्से में शिखा रज्जो को एक जोरदार चांटा मारती है। चोर कहीं की, मेरी अंगूठी तूने चुराई और चोरी का इल्जाम मैंने इस मासूम पर लगाया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। शिखा तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस रज्जो को जेल में डाल देती है। उसके बाद नेहा और उसकी माँ और बहन सभी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। करोड़ों साल पहले की बात है। परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली झील जैसी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ और काली घटा के जैसे बाल थे। लेकिन वो स्वभाव से बहुत घमंडी थी। इतना ही नहीं, सिंड्रेला परी को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब कोई भी बच्चा उसके पास आता तो वो उस बच्चे को डांटकर दूर भगा दिया करती थी। कई दिनों तक परीलोक में रहते रहते सिंड्रेला परी काफी ऊब चुकी थी। एक दिन उसने पृथ्वीलोक घूमने जाने का प्लान बनाया और कुछ ही घंटों में वो अच्छे से तैयार होकर पृथ्वीलोक घूमने निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वो आगरा शहर में ताजमहल के पास जा पहुंची।
सिंड्रेला परी उस शहर का नजारा देखकर बहुत ही हैरान रह गई। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, जगमगाती दुकानें, मॉल्स, ये सब सिंड्रेला परी ने पहले कभी नहीं देखा था। सिंड्रेला परी अपना भेष बदलकर आगरा शहर में घूमने लगी। सिंड्रेला परी शहर में घूम ही रही थी कि तभी अचानक सामने से दौड़ती हुई एक पाखी नाम की लड़की उससे जल्दी से आकर लिपट गई। छोटी सी बच्ची को देखकर सिंड्रेला परी क्रोधित होते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लिपटने की? दूर रहो मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप इतने दिनों बाद मुझे मिली हो माँ। क्या आप मुझसे गुस्सा हो? आप कहाँ चली गई थी? बताओ ना माँ। पाखी सिंड्रेला परी को अपनी माँ समझ रही थी, क्योंकि सिंड्रेला परी की शक्ल बिल्कुल उसकी माँ से मिलती थी। लेकिन सिंड्रेला परी पाखी को जोर से धक्का देकर दूर गिराकर वहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी पाखी ने अपनी माँ यानी सिंड्रेला परी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला परी नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए शहर में घूमने लगी। कुछ ही देर में शाम होने लगी। सूरज को डूबते हुए देखकर सिंड्रेला परी घबरा गई और वो तुरंत परीलोक जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो परीलोक वापस नहीं जा पाई और नीचे गिर गई। अरे ये क्या? शहर घूमने के चक्कर में मैं कैसे भूल गई थी कि अगर शाम होने से पहले यदि मैं परीलोक वापस नहीं गई तो मुझे अगले 2 महीने तक पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? परीलोक वापस कैसे जाऊं? अब 2 महीने मैं इस पृथ्वी लोक पर अकेले कैसे गुजारूंगी? मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी? इतना कहकर सिंड्रेला परी रोने लगी। कुछ घंटों बाद सिंड्रेला परी को बहुत जोरों की भूख लगने लगी। वो कई लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी सिंड्रेला परी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। सिंड्रेला परी रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी पाखी अपने पिता अभिनव के साथ वहाँ पहुँच गई और फिर वो अपने पिता अभिनव से बोलती है, पापा पापा, वो देखो माँ, मैंने पहले भी माँ को देखा था, लेकिन वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही। पापा, आप बोलो ना माँ को कि वो हमारे साथ घर चले। पाखी की बात सुनकर अभिनव ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाखी अभी काफी छोटी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस सिंड्रेला परी को देखकर रोते ही जा रही थी। अपनी बेटी को रोता देखकर अभिनव से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला परी के पास गया और उससे बोला, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी आपको अपनी माँ समझ रही है, क्योंकि आपकी शक्ल हूबहू पाखी की माँ से मिलती है। पर सच तो ये है कि पाखी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी शादी के 2 साल बाद ही उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसीलिए अपनी बेटी की खातिर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए पाखी की माँ बनकर हमारे घर रहें। प्लीज, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अभिनव की बात सुनकर सिंड्रेला परी मन ही मन सोचने लगी, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, क्योंकि मैं 2 महीने कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। क्यों ना मैं पाखी की माँ बनकर 2 महीने इनके घर पर रहूं। आखिर 2 महीने की ही तो बात है। फिर सिंड्रेला परी पाखी और अभिनव के साथ उनके घर पर रहने के लिए चली गई। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे। वहाँ पाखी का उसके प्रति इतना प्रेम और लगाव देखकर सिंड्रेला परी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा और वो भी पाखी को प्यार करने लगी। अब सिंड्रेला परी को बच्चों के प्रति नफरत भरा व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया।
फिर एक दिन सिंड्रेला परी पाखी को अपने पास बुलाकर बोलती है, पाखी बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। लेकिन पाखी, तुम्हारी मोहब्बत और प्यार देखकर मेरा बच्चों के प्रति नफरत करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सच में माँ? क्या आप सच बोल रही हो? आई लव यू मम्मा। ऐसा बोलते ही पाखी सिंड्रेला परी के गले लग गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी पाखी की माँ बनकर उसके साथ रहने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगे और अभिनव और सिंड्रेला परी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। और कुछ दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। फिर कुछ दिन बीत गए और सिंड्रेला परी गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर अभिनव बहुत ही खुश होता है। फिर 9 महीने बीतने के बाद सिंड्रेला परी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करती और परी लोग छोड़कर अपने पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।